हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से अपने एक नया चैप्टर पिक करने वाले हैं, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्पेशली ग्रेजुएशन लेवल में तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और रियल लाइफ में भी जब आप जाते हो ना आप टैक्स कंप्यूट करना, तो सबसे पहला चीज ही जो आपको करना होता है टू फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सनस। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आप जब रेसिडेंशियल स्टेटस जानते हैं ना, उसके बेसिस में ही उस बंदे का, उस पर्सन का टोटल इनकम असेस किया जाता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होता है। अब यदि एक आदमी यदि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है तो उसका टैक्स लायबिलिटी भी अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में ना अपने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जो कुछ भी है उसको अपने समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पर है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आज का वीडियो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है फॉर द इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल से ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका जो प्रोविजन है ना काफी अच्छे से समझना पड़ेगा अपने को, एकदम दिमाग में गांठ बांध लेना है। सो थोड़ा वीडियो लंबा जाने दो लेकिन समझेंगे अच्छे से। सो यहाँ पर देखिए पहला चीज क्या लिखा है, टैक्स इज लिवाइड ऑन द टोटल इनकम। यस, अपने को मालूम है सर टोटल इनकम के ऊपर लिवाई होता है ऑफ द एसएससी। अब एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टोटल इनकम जो कैलकुलेट किया जाता है हर एक इंसान का, वो डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों सबसे पहला चीज ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस, हम सिटीजन है मतलब हम रेसिडेंट हुए ना। ऐसा नहीं है बच्चों, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। सिटीजनशिप जो होता है ना वो डिपेंड करता है उस कंट्री का क्या क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को यदि आप फुलफिल करते हो टू गेट द सिटीजनशिप, देन यू आर कॉल्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यूजुअली इफ यू आर बोर्न इन दैट कंट्री यू आर रिगार्डेड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। सो डिपेंड करता है वो सिटीजनशिप का क्राइटेरिया में क्या क्या देके रखा हुआ है। वैसे आप देखो तो रिसेंटली एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, जिसमें ये था कि बीजेपी गवर्नमेंट ने पेश किया था इस बिल को, जहाँ पर वो लोग सिटीजनशिप देना चाह रहा था जो भी नियर बाई जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये सब जगह से हिंदू, सिख, क्रिश्चियन ये लोग जो माइनॉरिटीज है उस कंट्री में जो कि इंडिया में आ गए एंड रह रहे यहाँ पर, लेकिन वो लोग के पास नागरिकता नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, जो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले आया हुआ है। तो द बीजेपी गवर्नमेंट, द कंट्री, वी वांटेड टू गिव देम द सिटीजनशिप। सो ये क्राइटेरिया बनाना, इस क्राइटेरिया में जो भी फुलफिल करेगा उसको अपने क्या देंगे, सिटीजनशिप देंगे। जैसे कि इंडिया का जो कुछ क्राइटेरिया अदनान सामी जी ने फुलफिल किया, अदनान सामी को भी मिला सिटीजनशिप। तो जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा। मेरे को भी जैसे कनाडा का सिटीजनशिप चाहिए तो वहाँ का जो क्राइटेरिया मेरे को उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। सिटीजनशिप जो होता है ना, एक हर कंट्री का एक क्राइटेरिया को आप जो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर रहता है उसका फुलफिल कीजिएगा, आप सिटीजन बन जाते हैं। वेयर एज रेसिडेंशियल स्टेटस अलग होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस आपका अलग अलग एक्ट में अलग अलग तरीका से कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग विद द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर क्या क्राइटेरिया टू सी वेदर द पर्सन इज अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? और ये हर साल कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर ईयर डिफर करेगा। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द आप उस टेरिटोरियल को कैसे यूटिलाइज करते हो, कितना दिन आप उस कंट्री में रहते हो, उसके बेसिस में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिया है, कभी कभी 2-3 मार्क्स के लिए आ जाए तो लेट अस जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। सिटीजनशिप रेफर्स टू द लीगल नेशनलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कंट्री। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर स्टे इन इंडिया। वो इंडिया में कितना दिन रहता है ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसके ऊपर रेसिडेंशियल स्टेटस बनता है। गवर्निंग लॉ ऑब्वियसली यहाँ पर सिटीजनशिप इज गवर्न बाय द सिटीजनशिप एक्ट 1955। रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स इज विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्राइटेरिया क्या है, यूजुअली सिटीजनशिप का होता है डिटरमाइंड बाय द बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। और रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्टेज यू आर इन दैट पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटोरी। इम्पैक्ट ऑन टैक्सेशन, सिटीजनशिप से आपका कोई भी टैक्सेशन इम्पैक्ट नहीं होता है, वेयर एज रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस में आपका टैक्सेशन कैलकुलेट होता है। ठीक है। सो टाइप्स यहाँ पर इंडियन सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर होता है रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये सब कुछ क्राइटेरिया होता है। रिलीवेंस फॉर द इनकम टैक्स मैंने पहले बताया, डज नॉट डिटरमाइन द टैक्स ऑब्लिगेशन इन इंडिया, वेयर रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस में आपका टैक्स ऑब्लिगेशन बनते हैं। चेंज इन स्टेटस,
चेंजिंग सिटीजनशिप यूजुअली इन्वॉल्व्स अ फॉर्मल लीगल प्रोसेस एंड डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, बार बार चेंज नहीं होता है, ठीक है। व्हेयरएज रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है ना, वो क्या होता है, हर साल कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि आपका नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन द कंट्री के ऊपर ये डिटरमाइन होता है। फिर नेक्स्ट है आपका टैक्स इम्प्लीकेशन। सो सिटीजनशिप के बेसिस में उतना आपका कोई टैक्सेशन नहीं होता है, वेरएज मैंने पहले बताया रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस में ही आपका टैक्सेशन का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। सो ये भी अपना हो गया। सो नेक्स्टली नाउ इज हाई टाइम दैट अंडरस्टैंड कि सर एक इंडिविजुअल, एक जो इंसान होता है ना, उसको हम कब मानेंगे। सिटीजनशिप मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न क्या है, रेसिडेंट पता करना, क्या वो रेसिडेंट है, क्या वो नॉन रेसिडेंट है। तो लेट अस फाइंड आउट कि एक इंडिविजुअल, ठीक है, कब उसको हम रेसिडेंट मानेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वो कब उसको हम रेसिडेंट मानेंगे, रेसिडेंट। तो एक इंडिविजुअल ना, या तो वो रेसिडेंट हो सकता है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है, या तो वो हो सकता है नॉन रेसिडेंट, या तो वो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। नॉन रेसिडेंट का उसको लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। डेफिनेशन ये है कि यदि वो रेसिडेंट नहीं है तो वो क्या बन जाता है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब यदि एक इंसान रेसिडेंट है, यदि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है, तो मेरे पास एक और स्टेप आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा टू चेक वेदर द पर्सन इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ठीक है। या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। वैसे अभी इनकम टैक्स एक्ट में ना कुछ साल पहले एक नया कैटेगरी भी आया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं डीम्ड रेसिडेंट, ठीक है। इसका क्या क्राइटेरिया है वो भी अपने देखेंगे, डीम्ड रेसिडेंट। यदि एक बंदा डीम्ड रेसिडेंट है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता है, उसके लिए अपने ऑर्डिनरीली रेसिडेंट वाला क्राइटेरिया नहीं आता है। तो भाई ये फ्लो चार्ट से समझ में आ रहा है कि एक इंडिविजुअल या तो वो रेसिडेंट हो सकता है, या तो वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है, या वो डीम्ड रेसिडेंट हो सकता है। यदि वो रेसिडेंट है तो अपने को दूसरा चीज चेक करना पड़ेगा, दैट इज वेदर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो ये तो समझ में आ गया। सर वो कंडीशन क्या है जिससे अपने को मालूम चल कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। तो कंडीशन देखिए, आपको यहाँ पर मैंने लिख के दिया हुआ है, कंडीशंस फॉर एन इंडिविजुअल टू बी रेसिडेंट, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है। 2 बेसिक कंडीशन है, इसको अपने कभी कभी प्राइमरी कंडीशंस भी बोलते हैं, ठीक है। इस 2 कंडीशन में से कोई भी एक यदि फुलफिल हो जाए, कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक यदि आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, देन यू विल बी रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट, ठीक है। तो वो क्या है देखते हैं। ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, 182 दिन, 182 डेज या उससे ज़्यादा यदि वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में रहा है तो वो क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर, ठीक है। यदि वो रहता है तो उसको अपने क्या मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। और या यदि 182 डेज नहीं है और 182 डेज से क्या है, कम है, तब क्या करेंगे अपने, तब अपने को चेक करना पड़ेगा दूसरा वाला कंडीशन, दैट इज कंडीशन 2, ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब यदि 182 डेज से कम है तब उसको प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना पड़ेगा, और उसके साथ साथ और भी पुराना 4 साल का कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें यदि वो 365 डेज या उससे ज़्यादा है तो भी उसको अपने क्या मान सकते हैं, रेसिडेंट मान सकते हैं। और 60 से कम हो गया तो तब तो वो रेसिडेंट है ही नहीं कोई हालत में, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ना, शायद आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसलिए जब अपने नंबर लाइन से समझे तो एकदम क्लैरिटी आ जाता है। सो लेट्स सी क्या बताना चाह रहे हैं हम। मान लो ये मेरा है असेसमेंट ईयर मान लेते 2024-25, ठीक है। तो इस असेसमेंट ईयर के लिए मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ प्रीवियस ईयर, या इसको आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। ये कौन सा हुआ मेरा 2023-24, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस साल में इसको अपने कंडीशन 1 पकड़ लेते हैं, कंडीशन 1, ठीक है। यहाँ पर उसका स्टे जो होता है इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा का होना पड़ेगा। यदि है तब ही इज रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट। इफ़ नॉट तब अपने फिर कंडीशन 2 चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, और कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल हुआ
अपने उसको क्या मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। सर कंडीशन टू क्या बोलता है, कंडीशन टू ये बोलता है कि आपका जो पीरियड ऑफ स्टे है ना वो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में स्टे जो रहेगा वो मोर देन और इक्वल टू 60 डेज होना पड़ेगा, मोर देन और इक्वल टू 60 डेज होना पड़ेगा। और ठीक इससे 4 साल पहले, दैट मीन्स 1 2 3 4, इस 4 साल में आपका जो पीरियड ऑफ स्टे आप कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पर आपका होना पड़ेगा स्टे दैट इज मोर देन और इक्वल टू 365 डेज। ये दोनों है एंड कंडीशन, या तो आप कंडीशन 1 फुलफिल करो या तो आप कंडीशन 2 फुलफिल करो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाता है, यू विल बी रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट। तो यहाँ पर देखिए 4 years प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर लैंग्वेज देखते हैं, ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 365 days or more and has been in India for at least 60 days in the relevant previous year। तो यहाँ पर 60 days or more, यहाँ पर 365 days or more। I hope this is clear। So यदि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गया, you will be regarded as resident। हम बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में बिठाना चाहते हैं हम, इसको हम कट भी नहीं करेगा, आपको सुनना है, ये चीज़ को हम बार बार बोलेंगे, बार बार सुनना है। और जैसे कि अपने फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, एक बार यदि एक बंदा रेसिडेंट हो गया तब उसको यदि मेरे को देखना पड़ेगा यदि वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर होता है अपना बेसिक कंडीशन जिसके थ्रू हम यहाँ पर पता करते हैं कि वो रेसिडेंट है कि नॉट रेसिडेंट है। यहाँ पर होता है अपना एडिशनल कंडीशंस या इसको अपने बोलते हैं सेकेंडरी कंडीशन, ठीक है, एडिशनल कंडीशन। तो ये एडिशनल कंडीशन क्या बताता है, लेट अस सी। यहाँ पर क्या, नीड टू फुलफिल बोथ द, ये दोनों ही कंडीशन को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आपका प्राइमरी कंडीशन में क्या था, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल करते हैं ना, आप क्या बन जाते हैं, रेसिडेंट। लेकिन फॉर द इंडिविजुअल टू बी अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ही हैज टू फुलफिल बोथ द सेकेंडरी कंडीशंस। अब वो सेकेंडरी कंडीशंस क्या क्या है, लेट अस सी। ही हैज बीन रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एटलीस्ट 2 previous year out of 10 previous years immediately prior to the previous year in question। ये हुआ and, यहाँ पर क्या है आपका and he has stayed in India for at least 730 days in 7 previous years immediately preceding the previous years in question, ठीक है। तो let us see, इसको भी अपने डायग्राम में समझते हैं। ऊपर वाला तो मेरा हो गया बेसिक कंडीशन। अब ये जो लाइन है ना, इसके नीचे हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको एडिशनल कंडीशंस। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो प्रीवियस ईयर है ना, इससे ठीक 10 साल पहले का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 साल में एनी 2 years, एनी 2 previous years में ही हैज टू बी रेसिडेंट होना पड़ेगा। तो आपको ये पूरा का पूरा ये 10 साल में चेक करना है, एंड कोई भी यदि 2 साल में यदि वो रेसिडेंट है तब आपका वन ऑफ द एडिशनल कंडीशन आपका फुलफिल हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है अपने यहाँ पर, कंडीशन 2। कंडीशन 2 में क्या बताता है, कंडीशन 2 ये बोलता है, और ये दोनों में क्या है, एंड, ठीक है, एंड। कंडीशन 2 क्या बोलता है कि यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 प्रीवियस ईयर्स है, इसमें जो स्टे इन इंडिया होना पड़ेगा वो होना पड़ेगा आपका 730 days or more। इज दैट क्लियर? सो आई होप ये जो लैंग्वेज है ना आप जो यहाँ पर जो देख रहे हैं वो क्लियर हो गया, ये बेसिक कंडीशन का भी एंड यहाँ पर आपका एडिशनल कंडीशन का भी। इज दैट क्लियर? सो ये मेरा खत्म। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एक्सेप्शन लिखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। ये एक्सेप्शन क्यों लिखा हुआ है, ये भी एक्सेप्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। ये एक्सेप्शन बस 2 एक्सेप्शन है, केस 1 केस 2 है। ये जो केस 1 केस 2 है ना, इस केस में आपका ओनली कंडीशन 1 आपको क्या करना है, देखना है, कंडीशन 2 नहीं देखना है। ये जिसमें कंडीशन 2 जो है उसको आपको देखने का दरकार नहीं है। आप क्या वो केस है, इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन, यदि वो एक इंडियन सिटीजन है एंड हु इज गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर अ जॉब,
यदि एक इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जॉब के लिए जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव दिया है, तब आप उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ 182 डेज का क्राइटेरिया देखेंगे। नेक्स्टली, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, एज ए मेंबर ऑफ द क्रू है इंडियन शिप का, और वो इधर उधर जा रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल ओनली बी चेकिंग द कंडीशन 1। फिर केस 2 में आपका क्या है, केस 2 में दिया हुआ है यहाँ पर दैट पर्सन्स हु आर इंडियन सिटीजन्स और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर है। इंडियन ओरिजिन क्या है, इंडियन ओरिजिन मतलब जो कि इंडिया में पैदा हुआ है, जिसका पापा मम्मी लोग या ग्रैंडफादर लोग इंडिया में या अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, लेकिन वो इंडिया के बाहर रहता है एंड आया है इंडिया विजिट करने के लिए, तो उस केस में भी अपने क्या करेंगे, कंडीशन 2 को नहीं देखेंगे, ओनली एंड ओनली कंडीशन 1 देखेंगे। सो आई होप ये जो 2 कंडीशन है वो क्लैरिटी आया आपको एंड ये नंबर लाइन से अच्छे से समझ में भी आया। एक नया चीज़ आया हुआ है असेसमेंट ईयर 21-22 से, जैसे मैंने बताया डीम्ड रेसिडेंट का। सो ये डीम्ड रेसिडेंट सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A में ढुकाया गया है, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी एक चीज़ के लिए दिया गया है फॉर द बेसिक कंडीशंस, यहाँ पर 1A दिया है। सो यहाँ पर क्या है, जब भी ऐसे एडिशंस होते हैं ना, ऐसे करके सेक्शंस आते भी हैं। ये बोलना चाह रहे कि एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज़, यदि 15 लाख रुपया से ज़्यादा है, एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। इसको हम लोग मान लेंगे कि वो रेसिडेंट इन इंडिया है इन दैट प्रीवियस ईयर if he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile और रेसिडेंट। बाहर देश में उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है, इनकम भी 15 लाख से ज़्यादा है, तब भाई तुमको हम डिम रेसिडेंट मानेंगे, और डिम रेसिडेंट मानने के बाद इधर ही टैक्स कलेक्ट करेंगे, और एनी अदर कंट्रीज ऑफ सिमिलर नेचर। सारे पे डिम रेसिडेंट का भी थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ सेल्फ नोट दिया है मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए। आप जब भी नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इंडिया के लिए कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो जो जिस दिन बंदा जा रहा है और जिस दिन बंदा आ रहा है, दोनों ही कैलकुलेट किया जाएगा। पहले इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन होता था, अभी दोनों ही, आने वाला दिन का भी और जिस दिन वो जा रहा है, दोनों ही दिन को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। सेल्फ नोट 2 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लीप ईयर के लिए, स्पेशली ये जो ईयर है अपना जो 24, एनी ईयर विच कैन बी डिविजिबल बाय 4 इज़ अ लीप ईयर, और यदि वो लीप ईयर है तो वो 28 का नहीं 29 का महीना होता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टे इन डे उसमें थोड़ा सा एक दिन के कारण भी चेंज हो सकता है, वहाँ पर आंसर भी कभी कभी यदि एग्जामिनर चाहे ट्रिकी क्वेश्चन पूछने के लिए तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। और सेल्फ नोट 3 में दिया हुआ है, यदि आपको एकदम टाइम वाइज दिया है ना कि 8:30 में बंदा गया, फिर उसके बाद 9:25 में इतना तारीख को वो वापस आया, यदि आवरली कैलकुलेशन दिया हुआ है तब आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते समय आवरली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। एंड 24 आवर्स को आपको कन्वर्ट करने पड़ेगा 1 डे में। यदि आवरली कैलकुलेशन नहीं दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप 24 आवर्स मान लीजिए। सो ये 3 सेल्फ नोट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। सो आई होप ये जो वीडियो था आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हुआ होगा। ओके, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, बट देन समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। सो नेक्स्ट क्लास में ना, नेक्स्ट वीडियो में ना अपने क्या करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, एंड वो करने के बाद आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।